हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण का जो परीक्षा होना है उसमें केवल एक सप्ताह बाकी है। अगला जो परीक्षा 23 अगस्त से होना है उससे संबंधित यह अगला मॉक टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं हम लोग। आइए बिना देर किए हुए हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें देखते हैं। प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि इसमें से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी, यानी कौन सा विद्रोह जो है यह इसमें से महाराष्ट्र में घटित होने वाला विद्रोह है। प्रश्न है कि घटना जो महाराष्ट्र में भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा और संथाल, तो इसमें से जो सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए कि भील विद्रोह जो है यह महाराष्ट्र में घटित हुई है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीय के समूहों के मुखिया कौन थे, यानी 1920 में जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ये ताशकंद में हुई थी, तो ऐसे समझिए कि वहाँ उसके संस्थापक कौन थे। तो इसका जो सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा दोस्तों कि 1920 में जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई है एम.एन. रॉय थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सबसे सही जवाब हो जाएगा कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो ताशकंद में स्थापना हुई उसके संस्थापक कौन थे, मुखिया कौन थे, तो एम.एन. रॉय थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो उसका हमको जो सही सुमेलित है कौन कौन सही सुमेलित है उसके हिसाब से हमें कूट में उत्तर देना है। प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह संबंधित है महात्मा गांधी, और फिर है अहमदाबाद मिल श्रमिक मोरारजी देसाई, और बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अगर हम लोग ऑप्शंस पे ध्यान दें तो चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था यह गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था, और गांधी जी यहीं से जो है एक राष्ट्रीय नेता के रूप में पूरे देश में उन्हें ख्याति प्राप्त होती है। तो ये गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था जो कि चंपारण से, बिहार की चंपारण से 1917 में शुरू हुआ। दूसरी बात कि अहमदाबाद के मिल मालिकों के विरुद्ध जो है मिल श्रमिकों के तरफ से महात्मा गांधी जी ने ही 1918 में जो है ये आंदोलन चलाया था। तो यहाँ पर मोरारजी देसाई गलत हो जाएगा, ये नहीं है, बल्कि अहमदाबाद में मिल श्रमिकों की ओर से महात्मा गांधी ने ही क्या किया है कि आंदोलन चलाया है। बारदोली सत्याग्रह है तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल सही होगा, क्योंकि बारदोली सत्याग्रह के सफल संचालन के बाद ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को महात्मा गांधी जी के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी। अर्थात तीसरा नंबर प्रश्न का एक और तीन दोनों सही है, बाकी दूसरा गलत है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब हो जाएगा कि पहला और तीसरा जो है वो सही सुमेलित है, बाकी जो दूसरा है वो गलत सुमेलित है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सी कालानुक्रम में सजाना है कि सबसे शुरू में कौन सी घटनाएं घटी है और सबसे अंत में कौन सी घटना घटी है। तो नील विद्रोह है, संथाल विद्रोह है जो कि 1855-56 में हुआ है, उसके बाद जो है दक्कन दंगे है, फिर सिपाही विद्रोह है। तो इसको अगर हम लोग सही से सजाएं तो उत्तर आएगा कि सबसे पहले जो है ये चौथा नंबर प्रश्न के लिए कि सबसे पहले जो घटनाएं घटी है संथाल विद्रोह है, उसके बाद जो है सिपाही विद्रोह है, फिर उसके बाद जो है नील विद्रोह हुई है, और नील विद्रोह से पहले जो है ये नील विद्रोह यानी एक हो जाएगा, और उसके बाद जो है फिर दक्कन दंगा हुआ है। तो इस प्रकार जो सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा कि सबसे पहले इन घटनाओं में संथाल विद्रोह 1855-56 में, उसके बाद 1857 में सिपाही विद्रोह, फिर उसके बाद जो है नील विद्रोह, फिर दक्कन दंगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ आपसे यह है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच भी इसे शेयर कीजिए। सवाल है कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ। अस्पृश्यता कहते किसे हैं, तो अस्पृश्यता कहते हैं छुआछूत को। छुआछूत के विरुद्ध जो अधिनियम आया था, छुआछूत के खिलाफ जो अधिनियम आया था, यह कब पारित हुआ था। तो यह जो पारित हुआ है इसका जो सही जवाब होगा कि ऑप्शन नंबर सी यानी 1955 ईस्वी में जो है अस्पृश्यता अपराध की अब जो है छुआछूत अगर कोई मानता है तो स्वतंत्र भारत में उसे अपराध रखा जाएगा। हालांकि महात्मा गांधी इससे पहले से ही जो है ये थे, और इन्होंने जो है 1932 में ही एक हरिजन
पत्रिका निकाला, हरिजन के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। और हमारा जो ये मौलिक अधिकार है उसमें भी जो है अस्पृश्यता के विरुद्ध जो है कानून उपलब्ध है। तो इस प्रकार अब जो है किसी को किसी प्रकार का कोई अस्पृश्यता का भाव नहीं रखना। बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधार भूमि बनाया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा, इनके द्वारा जो रचित आनंद मठ पुस्तक है, राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम वहीं से संकलित किया गया है, यानी वहीं से लिया गया है। और इन्होंने जिस विद्रोह को उसमें आधार भूमि उस कथा में बनाया है उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए, यानी सन्यासी विद्रोह को जो है इसमें उन्होंने ये अपना आधार भूमि बनाया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सदानंद सरस्वती के द्वारा जो है 1936 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला विद्रोह को समर्थन किसका किसका मिला था? तो केरल के जो मालाबार तट इलाका में जो है मोपला विद्रोह जो शुरू हुआ था ये 1921 ईस्वी में। इसमें जो ये मिला है वह महात्मा गांधी, शौकत अली और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी इन सभी नेताओं का जो है इसको समर्थन मिला। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर डी जाना जाएगा कि इनमें जो है इन सभी नेताओं को मिला है। अगला है कि पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत मजदूरों को सुरक्षा निश्चित की गई? महिला मजदूरों की सुरक्षा निश्चित करने का कार्य जो है किस कारखाना अधिनियम के तहत पहली बार किया गया था? तो इसके लिए जो सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा वह यह है कि वैसे तो पहला जो कारखाना अधिनियम आया है वह 1881 में, लेकिन महिला मजदूरों को जो मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए जो है वो ऑप्शन नंबर बी जाना जाएगा कि 1891 ईस्वी में। हालांकि पहला कारखाना अधिनियम के लिए कौन जाना जाता है? तो वह है 1881। उस वक्त जो है भारत में लॉर्ड रिपन महोदय का शासनकाल था और वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहला कारखाना अधिनियम आया था 1881 में। लेकिन उसके पश्चात जो है महिला मजदूरों की सुनिश्चित के लिए 1881। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कहाँ स्थित है? तो इसका जो सबसे सही जवाब हो जाएगा 11वां नंबर प्रश्न के लिए कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो 11वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी कि यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से जो है कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा वह है ऑप्शन नंबर डी पेरियार। के पेरियार जो है यह जंगली हाथियों के लिए सबसे प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो सुमेलित युग्म को सही का आंसर करना है। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मनाली में, उसके बाद राजा जी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून में, उसके बाद जो है वन्य विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर में, फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी के जो सुमेलित युग्म है वह है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पिछला जो सवाल था वो सुमेलित पूछा जा रहा था, इसमें जो पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं युग्म में जो है गिर एशियाई शेर के लिए, केवलादेव साइबेरियन सारस के लिए और काजीरंगा एक सींग वाले गेंडा के लिए, और जो नहीं है वह है दाचीगाम हाथी के लिए। यानी इस ऑप्शन ए बी सी जो है वह सही सुमेलित है और डी गलत सुमेलित है, इसलिए सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर डी ही जाना जाएगा। अगला सवाल है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल उद्यान लामजाव कहाँ पर है? तो यह नाम से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कीबुल उद्यान लामजाव है, तो यह जो है चीन या भूटान का ये होगा। इसका सही उत्तर के रूप में जो आंसर जाना जाएगा 15वां नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि यह जो है यह मणिपुर में स्थित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारत के उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान या असम में स्थित है। तो सही जवाब के रूप में जो इसका उत्तर जाना जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी कि यह भारत के असम राज्य में स्थित है। दोस्तों, आप अगर हमसे पहले प्रश्नों का उत्तर कर पा रहे हैं
तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी प्रश्नों का उत्तर जरूर करें। साथ ही साथ अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगला सवाल है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है वह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा या फिर राजाजी या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर डी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यह भारत का ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के तट पर स्थित शहरों की अगर सूची देखें तो कानपुर है, पटना है और वाराणसी है। ये तीनों शहर जो है मुख्य रूप से गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है। लेकिन दिल्ली जो है यह गंगा नदी के तट पर न स्थित होकर के दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है, जो कि गंगा की एक सहायक नदी है। दिल्ली और दिल्ली के साथ आगरा भी जो है वो यमुना नदी के ही तट पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो गोमती नदी के किनारे जो स्थित शहर है पहले उसे जानिए, वह लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। ये तीनों शहर जो है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है, और नहीं जो है वह चित्रकूट नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है? अगर किसी नदी के तट पर स्थित नहीं नगर की बात की जाए, इसमें सूरत, कटक, भोपाल और मैसूर। तो सही उत्तर के रूप में ऑप्शन जो है 20वां का सी जाना जाएगा कि भोपाल शहर जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है वह किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो पंचायती राज से संबंधित प्रावधान जो है वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा, भाग 9। और अगर अनुसूची की बात की जाए तो यह अनुसूची 11वीं में पंचायती राज पर चर्चा है, और ये भारतीय संविधान में जो वर्तमान में जो ये मूल संविधान था उसमें कुल जो है कितने, तो मूल संविधान में कुल 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में अभी जो है 25 भाग हैं, उसमें से 9वां भाग में पंचायती राज व्यवस्था है। संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या संबंधित है? तो हम अभी पिछले प्रश्नों में आपको कहे हैं कि संविधान का जो 11वीं अनुसूची है उसमें जो ये है वो है कौन सा? तो पंचायती राज से संबंधित, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कि पंचायतों का कार्यक्रम जो है यह इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सवाल है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज्य का जो मुख्य उद्देश्य है कृषि उत्पादन को बढ़ावा या रोजगार सृजित करना नहीं, बल्कि जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, ताकि पंचायत स्तर पर अगर जनता नेतृत्व संभाल सकती है तो फिर राज्य और देश स्तर पर संभालना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि 73वें संविधान संशोधन की विशेषता क्या थी? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है यह पंचायती राज व्यवस्थाओं के लिए ये किया गया था, और 74वां संविधान संशोधन जो है यह नगर के लिए किया गया, यानी इसका 24वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर सी विशेषता नहीं है। तो इसमें विशेषता नहीं पूछा जा रहा है, तो इसमें पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा, उसका प्रत्यक्ष निर्वाचन और पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा तीनों जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर नहीं होगा। अगला सवाल की ओर देखते हैं कि पंचायत के विघटन के उपरांत निम्न में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? तो पंचायत का अगर विघटन हो रहा है तो उसके पश्चात जो है वह 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, साथ ही साथ जो है वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आशय का जो आगे का हिस्सा है उसको कार्डियक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कार्डियक के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है कि मुख्य गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? मुख्य गुहा का जो पिछला भाग है दोस्तों, इस 27वां नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि ग्रसनी के नाम से जाना जाता है मुख्य गुहा का पिछला भाग। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 है कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? 28वां का जो सबसे सही जवाब होगा कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर जो पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना होती है, इसका 28वां का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि उसको सिक्कम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल है
कि ये छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका अधिक होती है। तो छोटी आंत में जो भोजन का पाचन होता है उसमें सबसे अधिक भूमिका पित्तरस, अग्नाशय सभी का होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है ये ऑप्शन नंबर डी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट है कि आमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं। यानी आमाशय में जो अधपचा हुआ भोजन है जो थोड़ा सा लेई की तरह दिखता है, लेई की तरह हो जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो आमाशय में जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं आमाशय में जाता है, वहाँ वो पचता पूरी तरह से नहीं है, उसमें जो एंजाइम्स वगैरह मिलते हैं तो वो जैसे हम लोग लेई बनाते हैं उस प्रकार का हो जाता है और उसको जाना जाता है तीसवां का ऑप्शन नंबर ए के काइम के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो इस 31वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के रूप में उसका उत्तर जाना जाएगा कि एमिनो अम्ल के विखंडन से जो बनता है वो अमोनिया बनता है। अगला सवाल है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो इससे पीछे भी हम लोग किए हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल की ज़रूरत है, सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत है, जल की ज़रूरत है और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। अर्थात ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा कि इनमें से सभी की आवश्यकता हमें स्वपोषी प्रकार के पोषण में होती है। अगला सवाल है कि मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है, यानी सोखने का कार्य करता है। तो अवशोषी अंग के रूप में मनुष्य के आहार नाल का जो अवशोषी यानी जिसका अवशेषी अंग है, यानी जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, अवशेष के रूप में वो बचा हुआ अंग है, वह है अपेंडिक्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब होगा। हालांकि कुदरत का बनाया हुआ सिस्टम में मनुष्य हो या कोई भी जीव जंतु हो, यह प्राकृतिक ढंग से यह पैदा किया गया है। तो प्राकृतिक कोई भी ऐसे चीज़ का निर्माण नहीं करता है जिसका कोई अर्थ नहीं हो सकता है कि अभी यह जो है रिसर्च में नहीं आया है, लेकिन इसका कोई ना कोई कार्य होगा। लेकिन फिलहाल यह अवशेषी अंग है, यानी मनुष्य के पाचन सिस्टम में, यानी पाचन का जो पूरा क्रिया है उसमें अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं है। नेक्स्ट सवाल है कि दांत अस्थि क्षय का कारण क्या है, यानी दांत में अस्थि क्षय होने का क्या कारण, दांत क्यों खराब होना शुरू होता है। तो इसका जो सबसे ज़रूरी ये है कि हम लोग जो मीठी चीज़ों का सेवन करते हैं तो वो दांत में फंसा रह जाए, इसके वजह से होता है। बैक्टीरिया के द्वारा अम्ल निर्माण होता है, उसके वजह से भी होता है। और अगर हम अपनी नियमित रूप से दांतों की सफाई ना करें तो फिर जो है वह दांत का क्षय होना शुरू होगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को जो है बताया जाता है कि दांतों का नियमित रूप से सफाई करना है। और जो हमारा टूथपेस्ट होता है, चाहे वो हम किसी भी कंपनी के टूथपेस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो है भस्मीय टूथपेस्ट होता है। और इसके वजह से क्या होता है कि अगर हमारे दांत में थोड़ा सा भी अम्लीयता की मात्रा है जिससे हमारे दांत के क्षय होने की ये है, तो उसको वह कंट्रोल करता है, उदासीन करता है। अगला सवाल है कि डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं। तो डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा के लिए जो कठोर परतें पाई जाती है इसको इनामोल के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब होगा। दोस्तों हम इसमें जो है सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे ज़रूर दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप अभी इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और जीके जीएस के किसी भी प्रकार के प्रश्न या सेट्स की आपको आवश्यकता है तो आप कमेंट करके बताइए, हम उपलब्ध कराने की संपूर्ण कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा कि कोशिका का जो मुख्य द्वार है उसके द्वारा पैरामीशियम भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। अगला सवाल है कि पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को किस नाम से जानते हैं। तो पैरामीशियम जो है, अमीबा और पैरामीशियम ये जीव हैं। इसमें जो भोजन का मतलब पाए जाने का जो तरीका है यह परजीवी पोषण या फिर प्राणी संपोषण के नाम से जाना जाता है। तो इसका प्राणी संपोषण ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर होगा। अगला है 38वां, मनुष्य भी जो है वो प्राणी संपोषण के रूप में जाना जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है, यानी हमारे जो आमाशय में है
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, जिससे हमारे भोजन के पाचन में सहायता मिलता है। इसी की मात्रा जब बढ़ जाती है तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, और उसे दूर करने के लिए हम लोग जो है एंटी एसिड के रूप में या तो दवा खाते हैं या फिर खाने का सोडा को इस्तेमाल करते हैं। किसकी वजह से? कि हमारे पेट में जो एसिडिटी होती है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में आप कहते हैं कि पेट में गैस बन गया है, तो वो एसिडिटी जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अधिक स्राव के कारण होता है। और जब ये अधिक स्राव हो जाता है तो इसको उदासीन करने के लिए हमें जो हल्के भस्म की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर अधिक भस्म ले लेंगे तो क्या होगा कि पूरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वो उदासीन कर देगा, तो फिर भोजन का पाचन ढंग से नहीं हो पाएगा। तो हल्का भस्म लेते हैं ताकि वो जितना एक्स्ट्रा हुआ है, जितना की ज़रूरत है उसको छोड़ के जो एक्स्ट्रा हुआ है उसको वो उदासीन कर देता है। तो इस 38वां का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए के रूप में उत्तर जाना जाएगा कि यह भित्तीय कोशिका है। अगला सवाल है कि मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख्य गुहा में जो है वो 3 जोड़ी लार ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। अगर आप हमसे पहले उत्तर कर पा रहे हैं तो आप वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, किसी भी प्रश्न का आप उत्तर पहले कर पा रहे हैं तो। नेक्स्ट है कि पेप्टोन पेप्टाइड्स का निम्नलिखित में किस रूप में जोड़ता है? पेप्टोन जो है पेप्टाइड्स को किस रूप में जोड़ता है? इसका सही जवाब है कि वह एमिनो अम्ल के रूप में तोड़ता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रास नली से जुड़ी होती है? इसमें से किस छिद्र के द्वारा जो है ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? तो यह है निगल द्वार, ऑप्शन नंबर ए, निगल द्वार के द्वारा जो है ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है। अगला है कि अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? तो अमीबा जो भोजन के रूप में ग्रहण करता है वो जरूरी नहीं कि एक ये हो, वो शैवाल के टुकड़ा को भी ग्रहण कर सकता है, डाइटम हो या कोई एक ये जीव हो या बैक्टीरिया हो, यानी इन सभी को वो अमीबा जो है अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होगा। अगला है कि ग्रहणी किसका भाग है? तो ग्रहणी जो है यह छोटी आंत का भाग है।